प्रिय छात्रों, आज मैं उपनिधान पर चर्चा करूंगा जो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में दिया गया है और यह आप लोगों के प्रतियोगी परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि उपनिधान क्या है। उपनिधान एक ऐसा संबंध है जिसमें कि एक व्यक्ति द्वारा अपनी जंगम संपत्ति या चल संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति को एक निश्चित अवधि के लिए, एक निश्चित समय के लिए दे दिया जाता है और उस वस्तु का मालिकाना हक नहीं दिया जाता है, केवल कब्जा दिया जाता है। मालिक वही व्यक्ति होता है जो देता है और एक निश्चित प्रयोजन के लिए दिया जाता है। जब प्रयोजन पूरा हो जाता है वह व्यक्ति वस्तु को वापस कर देता है। जैसे कि हम लोग साइकिल मरम्मत के लिए देते हैं, घड़ी बनवाने के लिए मरम्मत के लिए देते हैं, साइकिल मरम्मत के लिए देते हैं, सुनार को गहने साफ़ करने के लिए देते हैं, दर्जी को कपड़े सिलने के लिए देते हैं। तो ये जितने भी वस्तुएं हैं हम उनका मालिकाना हक नहीं दे देते हैं, बस उनको एक निश्चित समय के लिए दे देते हैं और समय समाप्त होने पर जब वो कार्य पूरा हो जाता है वह व्यक्ति हमें वस्तु वापस कर देता है। अगर उपनिधान की परिभाषा की बात करें तो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 148 में उपनिधान को परिभाषित किया गया है। उपनिधान एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी प्रयोजन के लिए इस संविदा पर माल का परिधान करना है कि जब वह प्रयोजन पूरा हो जाए तब वह वस्तु लौटा दिया जाएगा या उसे परिधान करने वाले व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार अन्यथा व्ययनित कर दिया जाएगा। इसे ही उपनिधान कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति का माल पर पहले से कब्जा है और बाद में अगर संविदा किया जाता है उपनिधान के लिए तो यह भी उपनिधान कहा जाएगा। फिर उसे माल देना नहीं पड़ेगा क्योंकि माल तो पहले से उसके हाथ में होता है। तो इस तरह से उपनिधान में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को वस्तु देता है, एक निश्चित समय के लिए देता है, एक निश्चित प्रयोजन के लिए देता है और जब प्रयोजन पूरा हो जाता है तो वह माल उसी वस्तु को उसी व्यक्ति को लौटा दिया जाता है या उसके बताए अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को लौटा दिया जाता है, व्ययनित कर दिया जाता है। जैसा वो कहे वैसा किया जाता है। तो इस तरह से उपनिधान में निम्नलिखित आवश्यक तत्वों का होना जरूरी है। पहला, पक्षकार होना चाहिए। दूसरा, माल का कब्जा देना जरूरी है। तीसरा, संविदा के अंतर्गत संव्यवहार होना चाहिए। चौथा, माल वापस करने की शर्त पर माल दिया जाना चाहिए। और पांचवा है, चल संपत्ति होना चाहिए। अचल संपत्ति दिया जाना उपनिधान नहीं होता है। तो एक एक कर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। आइए, सबसे पहले पक्षकार। पक्षकार, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उपनिधान में दो पक्षकार होते हैं। इनकी परिभाषा धारा 148 में ही दिया गया है। पहला है उपनिधाता और दूसरा है उपनिहिती। उपनिधाता उपनिधान का वह पक्षकार होता है जो कि माल का परिधान करता है, यानी अपनी वस्तु दूसरे को देता है। उपनिहिती वह व्यक्ति होता है जिसे माल दिया जाता है, यानी जो वस्तु अपने पास रखता है उसे उपनिहिती कहा जाता है। अब जैसे कि हम कपड़े दर्जी को देते हैं तो हम क्या हैं? हम माल देने वाले हैं, तो हम उपनिधाता हैं। और दर्जी वस्तु को लेता है, यानी कपड़े को लेता है, तो दर्जी उपनिहिती है। जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है कि यह एक संविदा है और संविदा में दोनों पक्षकारों का सक्षम पक्षकार होना जरूरी है, यानी उपनिधाता और उपनिहिती का सक्षम पक्षकार होना जरूरी है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 11 में बताया गया है कि कोई व्यक्ति सक्षम पक्षकार तब होगा जब वह वयस्क हो, स्वस्थ चित्त हो और उसे किसी विधि द्वारा संविदा करने के लिए अयोग्य घोषित न किया गया हो। दूसरा है माल का कब्जा देना। अब उपनिधान में ये जरूरी है कि एक व्यक्ति द्वारा यानी उपनिधाता द्वारा माल का कब्जा उपनिहिती को दिया गया। एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये जो उपनिधाता द्वारा उपनिहिती को कब्जा दिया जाता है तो कब्जा केवल देख रेख की हैसियत से या बिना संविदा के न दिया गया हो। जैसे हम लोगों के घर मेहमान आते हैं तो हम लोग कपड़े पहनने के लिए दे देते हैं, स्लीपर यानी चप्पल पहनने के लिए दे देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये वस्तुएं जो दी जाती हैं उपनिधान नहीं कहा जाता है, इसे संविदा के अंतर्गत ही दिया जाना जरूरी है। तो केवल देख रेख के लिए नौकर को या रिश्तेदार को वस्तुएं देना उपनिधान नहीं है। एक केस आया था, अल्टजन वर्सेज निकोलस का केस है। इसमें हुआ क्या था कि एक आदमी था, वो पुराना ग्राहक था
और हमेशा रेस्टोरेंट में जाता था, वहाँ खाना खाता था। और वहाँ का जो वेरा था, जो कि वेटर था, वो उसकी देख रेख करता। जब आता था तो उसको सैल्यूट करता था। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में ऐसा होता है, आप लोग गए होंगे तो जानते होंगे। तो एक दिन क्या हुआ कि वो ग्राहक जो था रेस्टोरेंट में गया, उसके जाते ही जाते जो वेटर था आया और उसके कंधे से उसका कोट निकाल लिया और कोट निकाल कर उसे उसके सामने वाली पीछे लगा हुआ एक हुक था उसी पे टांग दिया। जब वह रेस्टोरेंट से उठा और अपने कोट की तरफ देखा तो उसका कोट गायब हो गया था। क्या यहाँ दोनों के बीच, रेस्टोरेंट के मालिक के बीच और ग्राहक के बीच उपनिधान का संबंध था? न्यायालय ने निर्णित करते हुए कहा कि जो वेटर था वो ग्राहक से कोट अपने कब्जे में लेकर ग्राहक को बेफिक्र कर दिया था कि कोट की सुरक्षा अब वेटर के जिम्मे है। तो इस तरह से रेस्टोरेंट का मालिक कोट खोने के लिए जिम्मेदार होगा। दोनों के बीच उपनिधान का संबंध था। दूसरा केस है कालिया पेरुमल पिल्लई वर्सेज विशाल लक्ष्मी। इसमें हुआ क्या था कि एक महिला थी, वो अपने जेवर को, अपने गहने को गलाकर नए डिजाइन का गहना बनवाना चाहती थी। तो रोज़ सुनार के पास जाती थी और अपने गहने को सुनार को देती थी। सुनार उस पर नई डिजाइन करता था और नई डिजाइन करने के बाद शाम को सुनार से गहना ले लेती थी और लेने के बाद एक छोटे बक्से में उसको बंद करती थी। बंद करने के बाद बक्से को सुनार के पास ही रख देती थी और चाबी लेकर अपने घर चली जाती थी। ये रोज़ का काम था उसका। एक दिन हुआ क्या कि जब वो सुनार अपना दुकान खोला तो देखा कि गहना गायब था। तो ऐसी परिस्थिति में क्या सुनार उस गहने का उपनिहिती था? क्या सुनार जिम्मेदार होगा? न्यायालय ने निर्णित किया कि जो वस्तु का कब्जा था उस सुनार के पास नहीं था, क्योंकि महिला चाबी लेकर खुद चली जाती थी, इसलिए उसके लिए सुनार जिम्मेदार नहीं होगा। दोनों के बीच उपनिधान का संबंध नहीं होगा। अब जो माल का कब्जा है, उपनिधाता द्वारा उपनिहिती को दो प्रकार से दिया जा सकता है। पहला है वास्तविक परिधान द्वारा, एक्चुअल डिलीवरी द्वारा, और दूसरा है आन्वयिक परिधान द्वारा, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी द्वारा। तो वास्तविक परिधान कब होता है? वास्तविक परिधान तब होता है जब एक व्यक्ति वास्तविक रूप से वस्तु दूसरे को दे। यानी आप कलम उठाकर दूसरे को दे देते हैं, दूसरे के हाथ में दे देते हैं, ये वास्तविक परिधान है। और दूसरा है आन्वयिक परिधान यानी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। इसमें होता क्या है कि वस्तु जो होती है वो अपने स्थान पर ही होती है, लेकिन कुछ ऐसा कार्य किया जाता है जिससे कि ये मान लिया जाता है कि कब्जा दूसरे व्यक्ति के हाथ में पहुंच गया है। जैसे अगर हमें कार देना हो दूसरे को, तो कार हम उठा के उसके हाथ में नहीं देते, हम क्या करते हैं, कार की चाबी दे देते हैं। तो ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है, अन्वयिक परिधान है। अब एक केस आया था फजल बनाम सलामत अली का केस। इसमें हुआ क्या था कि प्रतिवादी ने एक डिक्री के निष्पादन में वादी के घोड़ी को अपने कब्जे में ले लिया था और वादी ने डिक्री का भुगतान कर दिया और न्यायालय ने घोड़ी लौटा देने का आदेश दिया। एक व्यक्ति घोड़ी अपने कब्जे में लिया था, उसका कुछ बकाया था, तो जिसकी घोड़ी लिया था उसने क्या किया कि न्यायालय में उसके पैसे जमा कर दिए। न्यायालय ने कहा अब तुम घोड़ी वापस कर दो, लेकिन उसने घोड़ी वापस नहीं किया। अब खिलाने पिलाने का जो खर्चा था लिए बिना वो वापस कर नहीं रहा था। इसी बीच होता क्या है कि घोड़ी उसके कब्जे से चोरी हो जाती। न्यायालय ने निर्णित किया कि जो व्यक्ति न्यायालय के आदेश के बावजूद भी घोड़ी वापस नहीं कर रहा था, तो घोड़ी के चोरी होने की जिम्मेदारी उसकी होगी। उसे पहले तो घोड़ी वापस कर देना चाहिए था, लेकिन फिर भी अगर वो वस्तु अपने पास रखे हुए है तो उसे घोड़ी के चोरी होने की जिम्मेदारी उसके ऊपर होगी और उसे घोड़ी के मूल्य को चुकाना होगा। अब अगर हम बैंक लॉकर की बात करें, जैसे अक्सर होता क्या है कि आजकल हम लोग बैंक लॉकर किराए पर ले लेते हैं और अपने सोने चांदी के गहने, हीरे मोती के जो गहने होते हैं उसमें रखते हैं, क्योंकि घरों से चोरियां हो जाती हैं, इसलिए हम सुरक्षित रखने के लिए बैंक लॉकर ले लेते हैं। अगर मान लीजिए कि बैंक लॉकर से कोई वस्तु चोरी हो जाए, तो क्या बैंक लॉकर और ग्राहक के बीच में उपनिधान का संबंध है? क्या बैंक जिम्मेदार होगा? तो यहाँ बैंक जिम्मेदार नहीं होगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि बैंक को ये बात पता नहीं होता है कि आप बैंक लॉकर में क्या रखे हुए हैं। चूँकि ग्राहक के पास ही चाबी होती है, तो ग्राहक अपने से जाके बैंक लॉकर खोलता है, उसमें सामान रखता है या निकालता है और चला आता है।
तो ऐसी परिस्थिति में बैंक जिम्मेदार नहीं होगा अगर बैंक लॉकर में चोरी हो जाती है। केस है अतुल मेहरा बनाम बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। न्यायालय ने निर्णित करते हुए कहा कि ग्राहक स्वयं ही लॉकर तक पहुंचकर उसे खोल सकता है, उसे कोई दूसरा नहीं खोल सकता है। इसलिए अगर लॉकर में चोरी हो जाए तो बैंक जिम्मेदार नहीं होता है, दोनों के बीच उपनिधान का संबंध नहीं होता है। अब नंबर 3 है संविदा के अंतर्गत संव्यवहार होना चाहिए। हमने पहले ही बताया कि जो उपनिधान का संबंध है वो संविदा के अंतर्गत होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को केवल वस्तु दे दिया जाए तो देने से ही उपनिधान का संबंध नहीं होता है, दोनों के बीच संविदात्मक संबंध का होना जरूरी है। इसलिए उपनिधान में संविदा के अंतर्गत जब माल दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है तभी संविदात्मक संबंध होता है और तभी उपनिधान का संबंध होता है। अब केस है राम गुलाम बनाम गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें हुआ क्या था कि जो वादी था उसका गहना चोरी हो गया, लेकिन गहना चोरी होने के बाद पुलिस वालों ने क्या किया कि गहने को पकड़ लिया, चोर को पकड़ लिया और गहने को बरामद कर लिया। अब गहना पुलिस के कब्जे में से चोरी हो गया, पुलिस ने पकड़ा, अपने कब्जे में रखा, फिर गहना चोरी हो गया और फिर वो बरामद नहीं हुआ, फिर नहीं मिला। क्या जो पुलिस वाले थे या सरकार जो थी और उस व्यक्ति के बीच उपनिधान का संबंध था जिसका गहना चोरी हो गया था, क्या वो सरकार से गहने की मांग कर सकता है? न्यायाधीश सेठ ने निर्णित करते हुए कहा कि यहाँ उपनिहिति का दायित्व तो पुलिस के ऊपर या सरकार के ऊपर नहीं था, क्योंकि किसी संविदा के अंतर्गत उस व्यक्ति ने अपना गहना पुलिस वालों को नहीं दिया था, इसलिए पुलिस वाले या सरकार उपनिहिति नहीं थी, इसलिए जिम्मेदार नहीं है। लेकिन एक अगला केस आया लासलगौन मर्चेंट बैंक लिमिटेड बनाम प्रभुदास हाथीभाई। इस वाद में बम्बई उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश नायक ने अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा कि माल अगर सरकार के कब्जे में आ गई तो सरकार उपनिहिति का दायित्व ग्रहण कर लेती है, भले दोनों के बीच कोई संविदा न हुई हो। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार को उस व्यक्ति के गहने को लौटाना पड़ेगा या गहने के मूल्य को देना पड़ेगा। अगला है माल वापस करने की शर्त पर संविदा होती है। क्योंकि उपनिधान में जो वस्तु दी जाती है उसे वापस करना होता है। जो टेलर होता है वो कपड़ा सिलने के बाद आपको वापस कर देता है, तो वापस करने की शर्त पर उपनिधान में संविदा होता है। माल का उपनिधान हमेशा ही इस उद्देश्य से किया जाता है कि और ये शर्त लगाई जाती है कि जब उद्देश्य पूरा हो जाएगा तो उपनिधाता को वस्तु वापस कर दी जाएगी या उपनिधाता जैसा कहेगा उसी के अनुसार वस्तु किसी अन्य व्यक्ति को दे दी जाएगी या जैसा वो बताएगा वैसा वस्तु के साथ संव्यवहार किया जाएगा। अब एक केस आया इच्छाधनजी बनाम नाथा। इस केस में न्यायालय ने निर्णित करते हुए कहा कि बैंक में रुपया जमा करना उपनिधान नहीं है। जैसे बैंक में जाते हैं और पैसे जमा करते हैं तो हमारे और बैंक के बीच उपनिधान का संबंध नहीं होता है, क्योंकि जब बैंक पैसा हमें वापस करता है, हम निकालने जाते हैं तो बैंक हमें वही नोट वापस नहीं करता है। जबकि उपनिधान में क्या होता है, हम अगर टेलर को कपड़े देते हैं सिलने के लिए तो टेलर क्या करता है, हमें वही कपड़े वापस करता है। जैसे हम शादी में, अगर आपकी सिस्टर की शादी हो और आप बर्तन लाते हैं खाना बनाने के लिए, तो जब शादी समाप्त हो जाती है तो आप वही बर्तन वापस करते हैं, जबकि बैंक वही नोट वापस नहीं करता है। इसलिए बैंक और ग्राहक के बीच में उपनिधान का संबंध नहीं होता है। अंतिम पॉइंट, चल संपत्ति होना चाहिए। उपनिधान में चल संपत्ति का होना जरूरी है और चल संपत्ति का केवल कब्जा दिया जाता है, उसका मालिकाना हक या स्वामित्व नहीं दिया जाता है। उपनिधाता चल संपत्ति उपनिहिति को देता है और जब प्रयोजन पूरा हो जाता है तो वह चल संपत्ति उपनिहिति द्वारा उपनिधाता को वापस कर दिया जाता है। अगर अचल संपत्ति दिया जाता है उपनिधाता द्वारा उपनिहिति को तो यह उपनिधान का संबंध नहीं होता है। इस प्रकार मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को यह उपनिधान का चैप्टर समझ में आया होगा और आप लोगों के प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी साबित होगा।